क्या हो गया? पक्का? अरे पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चनों का एक यूट्यूब पे ही डाल देंगे अपन, अपना जो चैनल है ना कौटिल्य का, उस पे डाल देंगे, जिसमें सारे जितने भी बैच के बच्चे हैं उन सब के लिए पूरा का पूरा एक जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं एनवायरनमेंट वगैरह से रिलेटेड वो सबका अपन प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है ना? तो आप बेफिक्र रहो, वो हमारी टेंशन है, आप मस्त रहो। हाँ भाई, अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था लास्ट में? जैव विविधता। हाँ भाई इधर देखो, एक बार कल अपन ने क्या देखा था वो एक बार वापस मैं बता देता हूँ सब लोगों को। इधर सुनो सब लोग, जैव विविधता की अपन बारे में बात कर रहे थे, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जैव मतलब जीवों की अपन बात कर रहे हैं, जैविक कारकों की अपन बात कर रहे हैं। जैविक कारकों के अंदर पाई जाने वाली भिन्नता या विविधता को क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता शब्द देने वाले व्यक्ति कौन थे? वाल्टर जी रोसेन। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जैव विविधता के जो जनक हैं वो कौन है? एडवर्ड विल्सन। लिखवा दिया था ना? इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था जैव विविधता दशक 2011 से लेकर के 2020। इसके अलावा मैंने बताया था जैव विविधता दिवस 22 मई, ठीक है? यही बताया था। फिर मैंने आपको बताया था जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की। पहली कौन सी है? आनुवांशिकी जैव विविधता। आनुवांशिकी जैव विविधता का मतलब क्या है? एक ही प्रजाति के अंदर आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन होने की वजह से, उनके जीनों के वजह से उनके शकल सूरत या रंग रूप वगैरह सारी चीजें अलग अलग होती है। तो इस प्रकार की जो भिन्नता पाई जाती है या विविधता पाई जाती है वो आनुवांशिकी जैव विविधता है। ये इंसानों में भी है या किसी भी जानवर में भी है। जानवर की भी शकल एक जैसी नहीं होती है, नहीं होती है ना भाई? गाय होती है, कोई की गोरी होती है, कोई की अलग अलग हाइब्रिड की होती है ना? पढ़ा होगा ना आप लोगों ने भूगोल के अंदर। भैंस, भैंस पढ़ते हो तो भैंस भी मुर्रा भैंस अलग होती है, हरियाणवी भैंस अलग होती है ना? होती तो भैंस ही है, प्रजाति तो भैंस की ही है, लेकिन उसकी क्वालिटी अलग अलग होती है, उसकी डिजाइन अलग अलग होती है, क्योंकि वो आनुवांशिक गुणों के ऊपर डिपेंड करता है। कोई छोटी साइज की होती है, कोई बड़ी साइज की होती है। बैलों को भी देखा होगा, बैल एक प्रकार के थोड़े रहते हैं, कोई तो भयंकर सांड होते हैं ना? तो वही वाला सिस्टम है कि एक ही प्रजाति में आनुवांशिक गुणों की वजह से जो भिन्नता पाई जाती है वो क्या है? आपकी आनुवांशिकी जैव विविधता है। दूसरे नंबर पे बात करी थी प्रजातीय जैव विविधता। अलग अलग प्रजातियों में पाई जाने वाली विविधता, मतलब प्रजाति अलग अलग है। जैसे मानव हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां। तो इस प्रकार की यदि कोई भिन्नता है या विविधता है आपके पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रजातीय जैव विविधता। तीसरे नंबर पे अपन ने बात करी थी पारिस्थितिकी जैव विविधता। पारिस्थितिकी जैव विविधता का मतलब है यदि आपका पारिस्थितिकी तंत्र ही अलग हो जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र अलग हो जाता है, तो वहां की जो सिस्टम है वो अलग होता है, दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसका सिस्टम अलग होता है, वहां की अलग भिन्नता है, यहाँ की अलग भिन्नता है। जैसे थार का मरुस्थल है, उसके अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु अलग प्रकार के होंगे। इसी प्रकार से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है तो उसके अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे अलग प्रकार के होंगे। इस प्रकार का यदि पारिस्थितिकी की वजह से कोई भिन्नता आती है तो उसको क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी जैव विविधता कहा जाता है। यहां तक अपन ने देख लिया था। इसके बाद कुछ और लिखा था क्या? हाँ हाँ हाँ, वो मैं सोचा कि वो अभी आज पढ़ाऊंगा, मैंने पढ़ा दिया था क्या? जैव विविधता के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में अपन ने बातें करी थी। आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं? एक तो अधिक तापमान होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? अधिक वर्षा। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अधिक तापमान और अधिक वर्षा अपन को कहां मिलता है? अधिक तापमान और अधिक वर्षा मिलता है विषुवत रेखा के ऊपर। ये पढ़ा दिया था ना कल? ठीक है। तो विषुवत रेखा के ऊपर जब मिलता है तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा क्षेत्र आता है? ये
उष्ण क्षेत्र आता है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र आता है। तो यहाँ पे पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय वन कहा जाता है। तो या तो आपको भूमध्य रेखा ऑप्शन में मिल सकता है, विषुवत रेखा ऑप्शन में मिल सकता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा मिल सकता है, इसके अलावा इक्वेटर इंग्लिश में मिल सकता है, इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन मिल सकता है। क्लियर है? तो अगर इनमें से कोई सा भी आपको आंसर आता है तो देना है कि सबसे ज्यादा यहाँ पाई जाती है। सबसे कम की बात अपन ने करी थी, तो सबसे कम कहाँ पाई जाती है? ध्रुवों के ऊपर पाई जाती है। ये अपन ने विश्व के परिप्रेक्ष्य में बातें करी थी। अब अपन बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता आप लोगों को पता है कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? अरे बता दो यार। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता, ये भारत का नक्शा है क्या? थोड़ा थोड़ा सा मैंने पहले कहा, थोड़ा थोड़ा सा है। कर्क रेखा बीचों बीच में से गुजरती है क्या? मध्य प्रदेश में से राजस्थान को नीचे टच करते हुए निकलती है ना। वो एक ट्रिक भी चलती है मार्केट में, झाबुओ पंगुच है, कुछ इस तरीके की आती है ना। जितने भी राज्य आते हैं इसके ऊपर उनके लिए है। हाँ जो भी है, वो झाड़ू पचाटो कछु इस तरीके की, हाँ जो भी है, ठीक है ना। तो इधर देखो, अपन को उससे मतलब नहीं है, अपन जो चीज मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ। इधर देखो, नीचे की तरफ क्या निकलती है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक में क्या है? इसको क्या बोला जाता है? हैं? ये पश्चिम है, ये पूरब है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट। क्या कहा जाता है इसको? पश्चिमी घाट। यहाँ पे ऐसे पर्वतों की एक श्रृंखला है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पर्वतों की एक श्रृंखला है। तो जैसे ही आपका यहाँ से जो मानसून निकलता है, ठीक है, मानसून जो उठता है सबसे पहले यहीं पे टकरा करके, अपन कहते हैं ना केरल से मानसून ने प्रवेश किया, और फिर इस तरीके से इन पहाड़ों की वजह से वो इस तरीके से ऊपर बढ़ता है। ठीक है, इस तरीके से ऊपर बढ़ता है। और जो आपका जो अरावली पर्वत है वो इस तरीके से है। तो अरावली पर्वत अगर ऐसे होता तो ज्यादा बरसात होती अपने यहाँ पे। अगर अरावली पर्वत इस तरीके से होता तो इनसे टकरा करके ज्यादा बरसात होती, लेकिन अरावली पर्वत कैसा है? ऐसा है, तो ये इसके समानांतर होते हुए गुजर जाता है। ठीक है ना, इसलिए अपना रेगिस्तान रेगिस्तान रह जाता है। ठीक है, अगर ये ऐसे होता तो सारा का सारा मानसून पूरे राजस्थान में बरसता, बरसता ना। तो अपन को शिफ्ट करना है अरावली को, ऐसे उठा के कर दोगे ना? हाँ, ठीक है। तो भारत के अंदर पाई जाने वाली सर्वाधिक जैव विविधता जो देखने को मिलती है वो पश्चिमी घाट पे मिलती है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है। क्या? विषुवत रेखा के सबसे नजदीक ये है, तो इसका टेम्परेचर भी ज्यादा है। बरसात भी सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है भाई साहब? तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जैव विविधता अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताओगे? पश्चिमी घाट। और जो आप लोगों ने नाम सुना होगा साइलेंट वैली पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क 1984 में जिसका निर्माण हुआ था केरल के अंदर, ठीक है, वो जैव विविधता के लिए ही प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है वो? जैव विविधता के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। क्लियर है क्या? यहां पे लिख सकते हो केरल में स्थित, ये लिख लिया था क्या? केरल में स्थित साइलेंट वैली, साइलेंट वैली या शांत घाटी, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो गया है अब तो 1984 से।
राष्ट्रीय उद्यान, केरल में स्थित साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता हेतु, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लिख लिया। रोहित सैनी, राम राम गुरुजी, राम राम भैया। प्रकाश पारधी, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भैया। बुद्धि प्रकाश मीणा, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चले आगे। हाँ भाई, अब एक टर्म आती है अपने नई, तप्त स्थल। क्या आती है? तप्त स्थल, तप्त स्थल। इसे क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट। ठीक है, हॉट स्पॉट, तप्त स्थल। तप्त स्थल या हॉट स्पॉट क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं। इधर देखो, इसका मतलब होता है, अपन बात कर रहे हैं जैव विविधता के लिए। किसकी बात कर रहे हैं? जैव विविधता की। तो जैव विविधता के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ संरक्षण के लिए उपाय किए जाएंगे। तो विश्व के अंदर हॉट स्पॉट घोषित किए जाते हैं। क्या घोषित किए जाते हैं? हॉट स्पॉट। अब हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट, मेन अपन को समझना क्या है कि हॉट स्पॉट क्या चीज है भाई। अपन बोलते हैं हॉट स्पॉट। तो देखो, भारत जो है आपका, भारत के अंदर क्षेत्रफल तो कम है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? लगभग विश्व का 2.4%, इतना ही है। भारत के लगभग जो विश्व का क्षेत्रफल है उसका 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। लेकिन फिर भी विश्व में पाई जाने वाली जीव जातियों की जो प्रजाति है उसका 8% जीव जाति कहाँ पाई जाती है? भारत के अंदर पाई जाती है। जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूं, जीव जातियों के प्रकार की बात कर रहा हूं। अलग अलग प्रकार की जीव जातियां जो पाई जाती है, तो उनमें से 8 प्रकार की अलग अलग जीव जातियां जो है वो भारत में निवास करती है। तो कम क्षेत्र में अधिक से अधिक जो प्रजातियां मिलती है, ऐसे क्षेत्र को मेगा डायवर्सिटी जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेगा डायवर्सिटी जोन। डायवर्सिटी का मतलब क्या है? विविधता। मेगा मतलब बड़ी विविधता। मेगा का मतलब क्या हुआ? बड़ी विविधता। तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? मेगा डाइवर्सिटी जोन, जहां पे कम क्षेत्रफल में ज्यादा विविधता देखने को मिलती है। तो भारत भी एक मेगा डाइवर्सिटी जोन है क्या? नहीं है? है क्या? होगा, ऑब्वियस सी बात है। कम क्षेत्रफल में अपन कहते हैं विविधताओं में अनेकता। अपन के तो नाम ही वही आता है, भारत में विविधताओं में अनेकता पाई जाती है। तो भारत में विविधता तो पाई जाती है, इसका मतलब अनेकता की तो एकता, एकता वगैरह बाद में देखेंगे एकता है कि नहीं है, पर विविधता तो है। ये तो मानते हो ना? एकता का तो पता नहीं, आपस में लड़ बैठते हैं, मेरी जगह पे तू क्यों बैठा, तेरी जगह पे मैं क्यों बैठा। हिंदू मुसलमान लड़ मरते हैं, और भी आपस में लड़ मरते हैं। ठीक है, वो एकता का तो पता नहीं, लेकिन विविधता तो जरूर है क्या? ठीक है, तो जब भारत मेगा डाइवर्सिटी जोन है तो IUCN की अपन बात करते हैं। IUCN एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो एक रेड डाटा बुक भी निकालते हैं IUCN वाले। IUCN रेड डाटा बुक निकालते हैं कि भाई जो विलुप्त प्राय प्राणी हो चुके हैं उनको, तो विलुप्त हो गए उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन विलुप्त होने की कैटेगरी में जो पहुंचने वाले हैं उनको बचाना है। ठीक है, उसके लिए वो एडवाइजरी जारी करते हैं। रेड डाटा बुक में उनको दर्शाते हैं कि भाई इन जानवरों की कंडीशन अच्छी है, इनकी थोड़ी बुरी है, इनकी बहुत ज्यादा बुरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो रेड डाटा बुक के अंदर ये सारी चीजें अपन को बताते हैं।
तो वहीं पे अपन एक आता है हॉट स्पॉट वर्ड। हॉट स्पॉट क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं मेगा डाइवर्सिटी जोन के अंदर ही होंगे, पहली बात तो जहां पे मेगा डाइवर्सिटी मिलेगी अपन को, जहां पे ज्यादा जैव विविधता मिलेगी, वहीं पे होने वाले हैं कौन से, हॉट स्पॉट क्षेत्र। हॉट स्पॉट क्षेत्र विश्व के अंदर टोटल 36 घोषित किए हुए हैं। कितने घोषित कर रखे हैं, 36। उनमें से 4 भारत के अंदर आते हैं। कितने आते हैं, 4 भारत के अंदर आते हैं। विश्व में कितने हैं, 36, भारत में कितने हैं, 4। तो लेकिन अब बात यह है कि भाई 4 तो है, लेकिन ये किस बेसिस पे या किस आधार पे डिसाइड किया जाता है कि ये जगह हॉट स्पॉट है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये किस आधार पे डिसाइड किया जाता है कि ये हॉट स्पॉट क्षेत्र है। तो 2 चीजें कंसीडर की जाती है। कितनी चीजें कंसीडर की जाती है, 2। पहली चीज क्या कंसीडर की जाती है कि ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहां पे कम क्षेत्र में ही लगभग 1500 प्रकार के पेड़ों की या पेड़ पौधों की क्या पाई जाए, प्रजाति पाई जाए। ठीक है, 1500 प्रकार के पेड़ पौधों की कम क्षेत्र के अंदर ही प्रजाति मिल जाए, तो ऐसा क्षेत्र क्या कहलाएगा, हॉट स्पॉट। शर्त 1, पहली शर्त क्या है कि कम क्षेत्र में ही लगभग 1500 प्रजातियां पादपों की, किसकी, पादपों की अपन को वैरायटी मिलनी चाहिए, वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, हॉट स्पॉट। दूसरी शर्त क्या है कि जितने भी जगह पे ये जो अपन हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित करेंगे, मान लो वहां पे 100 प्रकार की जैव विविधता पाई जाती थी, मतलब 100 प्रकार की वहां पे अलग अलग प्रजाति मिलती थी, उनमें से 70% नष्ट हो चुकी हो, 70% नष्ट हो चुकी हो, मतलब वो ऐसा क्षेत्र है जहां पे मतलब जैव विविधता पे संकट खड़ा हो रखा है, वहां पे जैव विविधता खत्म होने की कंडीशन पे जा रही है, तो उसको बचाना है अपन को। वैसे वाले जो एरिया हैं उनको चिन्हित करना है। ठीक है, वहां पे 1500 प्रकार की प्रजाति है और अब 70% तो विलुप्त हो चुकी है, मतलब वहां से नष्ट हो गई है, तो उनको बचाने के लिए ये हॉटस्पॉट घोषित किए जाते हैं। क्लियर है, समझ में आया। हॉटस्पॉट क्या, हॉटस्पॉट जैव विविधता के संरक्षण हेतु उठाए गए कदमों में से एक है। एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे 2 शर्त होती है ऐसा क्षेत्र बनने के लिए कि कम क्षेत्र में 1500 प्रकार की तो क्या होनी चाहिए, पादपों की प्रजाति उपलब्ध हो, और वहां पे जितनी भी जैव विविधता थी वो 70% नष्ट हो गई हो, 30% बची हो और नष्ट होने के कगार पे जा रही हो, तो इस प्रकार के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, हॉट स्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। विश्व में हॉट स्पॉट कितने हैं, 36 है। भारत में कितने हैं, 4 है। 4 कौन कौन से हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है, लिखवा दूंगा, अरे अभी लिखवा दूंगा ये बोल रहा हूं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तप्त स्थल हॉट स्पॉट की बात अपन कर रहे हैं, तो विश्व में ये पूरी लाइन लिखाऊं क्या, मेगा डाइवर्सिटी जोन होता है फलाना ढिमका है। देखो क्वेश्चन ये तो आएगा नहीं तप्त स्थल क्या होता है तो आप समझ ही जाओगे अगर वहां पे लिखा हुआ मिलेगा तो। ठीक है, क्वेश्चन यहां से आ सकता है कितने हैं, ठीक है, कौन कौन से भारत के हैं, वहां से क्वेश्चन बनता है। फिर भी अगर आप चाहो तो मैं लिखा दूं भले से, ठीक है, शर्त लिखा देता हूं चलो। पहली शर्त क्या हो तप्त स्थल के लिए, शर्त क्या है, पहली, किसी क्षेत्र में पादपों की 1500 प्रकार की प्रजातियां कम से कम मौजूद हो, दूसरी, यहां की 70% विविधता नष्ट हो गई हो, यहाँ की 70% विविधता नष्ट हो गई हो। ये क्या है, 2 कंडीशंस हैं। क्लियर है, विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। विश्व में कुल कितने हैं, 36 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। क्लियर है, जिनमें से
जिनमें से भारत में 4 हॉट स्पॉट स्थित हैं। जिनमें से 4 हॉट स्पॉट कहां पे स्थित है? भारत में स्थित है। हाँ लिख रहा हूं, मैंने स्लाइड चेंज करी है भैया, आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। लिख लिया? लिख लो, आराम से लिख लो। चार हॉटस्पॉट कहां पे पाए जाते हैं? भारत में। कौन कौन से हैं? पहला है पश्चिमी घाट। पहला कौन सा है? पश्चिमी घाट। दूसरा कौन सा है? पूर्वी हिमालय। तीसरा कौन सा है? इंडो बर्मा क्षेत्र। चौथा कौन सा है? सुंडालैंड। ठीक है, पश्चिमी घाट वाला जो एरिया है, ठीक है, कहां पे पड़ता है आपको पता ही है? पता है क्या? है, हाँ, ये वाला जो एरिया है यहाँ पड़ता है पश्चिमी घाट। इसमें थोड़ा सा श्रीलंका वाला पार्ट को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, ठीक है ना। पश्चिमी घाट में श्रीलंका वाला भी पार्ट सम्मिलित कर लिया जाता है, तो मतलब भारत और श्रीलंका के आसपास में ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं, किसमें आता है? पश्चिमी घाट के अंदर। दूसरा आता है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय मतलब ये वाला क्षेत्र, ठीक है, भारत और नेपाल वाला क्षेत्र जो है ना, ये पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र आता है, ठीक है। पूर्वी हिमालय कौन सा है? भारत और नेपाल वाला क्षेत्र, ठीक है, पूर्वी हिमालय में आता है। तीसरा आता है कौन सा? इंडो बर्मा। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आता है ना अगल बगल में, इसके पास में, ये पूरा बांग्लादेश भी इसी में आ जाता है, ठीक है ना। बांग्लादेश, म्यांमार, ये वाला जो एरिया आता है, ये इंडो बर्मा में आता है। किस में आता है? इंडो बर्मा के अंदर आता है। चौथा बचता है सुंडालैंड, जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके अलावा यहाँ पर थाईलैंड और इंडोनेशिया वगैरह के छोटे छोटे से द्वीप समूह गए हुए हैं ना, ठीक है ना, वो सब के सब किस में आते हैं? सुंडालैंड के अंदर आते हैं, ठीक है। तो कुछ एरिया अंडमान निकोबार द्वीप वाला है, इसलिए इसको भारत के अंदर शामिल कर लिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे इंडो वर्मा जो है, तो वर्मा में भी है, ठीक है, म्यांमार, वर्मा म्यांमार, ठीक है, तो वो वाले में भी है, बांग्लादेश में भी है, तो ये पूरा का पूरा भारत में भी, इसलिए भारत में उसको मान लिया जाता है। पूर्वी हिमालय नेपाल और भारत दोनों में है। इधर पश्चिमी घाट भारत और श्रीलंका की अपन बात कर रहे हैं। क्लियर है चारों के चारों? इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो इंडो बर्मा है, और जैव विविधता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडो बर्मा आता है, क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्र आ रहा, बांग्लादेश वगैरह, पूरा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, म्यांमार वगैरह, ठीक है ना। क्लियर है? ये लिख लिया? ठीक है, आगे चले। जैव विविधता संरक्षण की विधि। जैव विविधता संरक्षण की तरीका लिख सकते हो, विधि लिख सकते हो, प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। दो प्रकार से अपन कर सकते हैं, ठीक है। कितने प्रकार से कर सकते हैं? दो प्रकार से। पहला है स्व आवास विधि, ठीक है। स्व आवास विधि, इसको बोला जाता है इन सिचु,
इन सिचू। बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं जब पेपर टाइप करते हैं, इन सीटू लिख देते हैं, सिचू को क्या लिख देते हैं, C2 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या है, इन सिचू, सिचुएशंस अपन बोलते हैं ना, इन सिचू मतलब उसी जगह पे, इन सिचू कन्वर्जेशन, कंजर्वेशन, ठीक है ना, कंजर्वेशन है भैया, कंजर्वेशन सही लिखा है ना, संरक्षण की बात कर रहे हैं अपन, है ना, इन सिचू कंजर्वेशन। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है, स्व आवास विधि की अपन बात कर रहे हैं या स्व आवास संरक्षण की अपन बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस जगह पे जो प्रजाति है, जिस जगह पे जो प्रजाति है उसका जो घर है, ठीक है, उसका जो आवास है, उसी जगह पे उसको अपन को संरक्षण देना है, उसी जगह पे अपन को क्या करना है, उसको संरक्षण देना है। मतलब स्व स्थान पद्धति भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, स्व स्थान विधि, स्व स्थान संरक्षण या इन सिचु कंजर्वेशन, ठीक है, कोई सा भी नाम आ सकता है आप लोगों के सामने, ठीक है ना। इंग्लिश में भी याद रखना थोड़ा सा, इन सिचु होता है वैसे, लेकिन C2 लिख देते हैं पेपर छापने वाले, तो थोड़ा सा याद रखना वो ये चीज कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इन सिचु कंजर्वेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, जिस जगह पे वो प्रजातियां पाई जाती है उसी जगह पे उसका संरक्षण करना है। कैसे करते हैं, तो अपन ने देखा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया था, अपन ने बनाया था 1972 में, क्लियर है। उसके तहत ही अपन क्या करते हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, इनका क्या करते हैं, घोषित करते हैं, इनका निर्माण करते हैं, इस वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम के तहत करते हैं। तो जो वन्य जीव अभ्यारण्य में अपन जो राष्ट्रीय उद्यान बनाते हैं, ठीक है, या राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो बनाते हैं, ठीक है, ये चीजें क्या होती है, ये अपन वहां पे रेस्ट्रिक्शन ही तो लगाते हैं इनके संरक्षण के लिए, कि कोई फालतू की कटाई वटाई नहीं करे, यहाँ पे कोई शिकार नहीं करे, ठीक है, संरक्षण ही तो कर रहे हैं ना। तो जिस जगह पे वो हैं उसी जगह पे संरक्षण कर रहे हैं, उसी जगह पे अपन ने राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया उसको, वहां पे यहाँ पे भाई शिकार वगैरह कोई नहीं करेगा, पेड़ पौधों की कटाई वगैरह कोई नहीं करेगा। बाहर के लोगों का बहुत सारा सेंसिटिव एरिया जो होता है वहां पे तो बाहर के लोगों को जाना भी अलाउ नहीं होता है, सिर्फ काम काम के लोग ही जा सकते हैं, जिसमें अपन ने बताया था बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी देखा था, कोर क्षेत्र, बफर एरिया और ट्रांजिशन क्षेत्र देखा था ना अपन ने, संक्रमण क्षेत्र, ठीक है। तो वही चीज है, तो इस प्रकार से अगर कोई आप काम कर रहे हो, या तो राष्ट्रीय उद्यान बना रहे हो, या वन्य जीव अभ्यारण्य बना रहे हो, या राष्ट्रीय अभ्यारण्य बना रहे हो, इस प्रकार से यदि आप कोई उस जगह पे, जिस जगह पे वो पेड़ पौधे या जीव जंतु जो निवास कर रहे हैं उनका वहीं पर रह करके संरक्षण करते हो, तो इस प्रकार की पद्धति को क्या कहा जाता है, स्व स्थान पद्धति या स्व आवास विधि, ठीक है। स्व स्थान लिख सकते हो इसको, स्व आवास लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है, स्व स्थान पद्धति, इससे ज्यादा क्लियर होगा, स्व स्थान पद्धति, दोनों दोनों लिख सकते हो, इसी के नीचे में लिख सकते हो, चाहे से इसको स्व स्थान पद्धति जो आपने लिखा है ना, स्व आवास पद्धति, उसी के नीचे ये लिख सकते हो स्व स्थान पद्धति, दोनों में, ताकि एक कोई सा भी लिखा आ सकता है, लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है ना, चीज एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचो गलत लिखाया है, गलत नहीं है, दोनों चीज एक ही है, ठीक है। स्व स्थान पद्धति या स्व आवास विधि कह दो या इन सिचु कंजर्वेशन बोल दो, एक ही बातें हैं सारी के सारी। इसमें क्या होता है, जीव जंतुओं, जैव विविधता को, जैव विविधता के संरक्षण हेतु उसी आवासीय क्षेत्र में, उसी आवासीय क्षेत्र में, जैव विविधता के संरक्षण हेतु उसी आवासीय क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य आदि विकसित करके, आदि विकसित करके संरक्षण किया जाता है।
ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछ सकता है जैव विविधता संरक्षण हेतु स्व स्थान पद्धति निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन क्या दे देगा आपको, ऑप्शन दे देगा, एक तो दे देगा राष्ट्रीय उद्यान, एक दे देगा चिड़ियाघर, एक दे देगा जीन बैंक, एक दे दिया बीज बैंक, या एक दे दिया वनस्पति उद्यान। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि स्व स्थान पद्धति कौन सी है, तो राष्ट्रीय उद्यान बताना है। क्लियर है, क्वेश्चन कैसे आएगा समझ में आया। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है यहाँ से स्वस्थान पद्धति और बाह्य स्थान पद्धति से, तो स्वस्थान पद्धति में एग्जाम्पलों को आपको याद रखना है। एग्जाम्पल कौन कौन से, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। आप सभी समझते हो ये है क्या चीज असलियत में, कि जिस जगह पे है उसी जगह पे अपन उनका संरक्षण प्रोवाइड कर रहे हैं। ये क्या हो गया, स्वस्थान पद्धति हो गया। दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं बाह्य स्थान या बाह्य आवास पद्धति। दूसरे नंबर पे कौन सा है, बाह्य स्थान या आवास पद्धति। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स सिचु। वो इन सिचु था, ये एक्स सिचु है, एक्स सिचु कंजर्वेशन। ठीक है, एक्स सिचु कंजर्वेशन की अपन बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैव विविधता के संरक्षण हेतु, ठीक है, उनको उनके आवास से दूर ला करके किसी अन्य आवास में जाकर के शिफ्ट करना पड़ता है। किसी दूसरी जगह पे जाकर के उसको अगर संरक्षण प्रोवाइड करा रहे हो आप, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स सिचु हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई जानवर है, उसको खतरा है उस एरिया में रहने से, आपने उस जानवर को उठाया, उठा करके चिड़ियाघर में ला करके छोड़ दिया, चिड़ियाघर में ला करके उसका वहीं पे आप पालन पोषण कर रहे हो। ठीक है, तो चिड़ियाघर क्या हो गया आपका, एक्स सिचु। अगर चिड़ियाघर में कोई शेर या चीता या भालू है, तो क्या वो उसका प्राकृतिक आवास है क्या, नहीं है ना। उसका प्राकृतिक आवास तो क्या है, जंगल है। लेकिन आपने उसको ला करके यहाँ पे खड़ा कर दिया है या यहाँ पे छोड़ दिया है, तो आप यहाँ पे रह करके उसका संरक्षण कर रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका, बाह्य स्थान पद्धति। इसी का और उदाहरण हो सकता है, जैसे ये तो अपन ने जानवर की बात करी, ऐसे वनस्पति उद्यान होते हैं। क्या होते हैं, वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान में क्या होता है, कोई पेड़ पौधे हैं, वो उस एरिया में खतरे में आ गए। खतरे में कैसे आ सकते हैं, खतरे में आने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो आप लोगों ने वनों की कटाई कर दी हो, या फिर वहां पे कोई ऐसा पादप उग गया हो जो विदेशी प्रकार का, जो बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रोथ करता हो, जिसकी ग्रोथ की जो कंडीशंस है वो ज्यादा है, मतलब ज्यादा मात्रा में उगना स्टार्ट हो जाए वो जगह जगह पे, तो जगह जगह पे ज्यादा मात्रा में फैलना स्टार्ट हो जाएगा, तो और पेड़ पौधों की जगह को वो घेरेगा। जब और पेड़ों की जगह को घेरेगा, तो वो दूसरे पेड़ पौधों का आवास को नष्ट कर रहा है और खुद अपना आवास बना रहा है। जो विदेशी जाति के बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना, वो जबरदस्ती उग जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो बाह्य जातियों के जब पेड़ पौधों का आक्रमण होता है, तो फिर वो वहां के जो लोकल हैं वो खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपन को लगा कि यार यहाँ पे ये पनप नहीं पाएंगे, तो अपन ने क्या किया, कुछ मात्रा में दूसरी जगह पे जा करके उनको उगाना स्टार्ट कर दिया। तो इन्हें क्या कहा जाता है, वनस्पति उद्यान कहा जाता है। तो वनस्पति उद्यान किसका एग्जाम्पल है, बाह्य स्थान पद्धति है। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। आप सोचो राष्ट्रीय उद्यान भी है, वनस्पति उद्यान भी है, चिड़ियाघर है और जीन बैंक है ऑप्शन में, और आपसे कौन सा पूछ लिया कि निम्नलिखित में से बाह्य स्थान पद्धति कौन सी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार राष्ट्रीय उद्यान है, वनस्पति उद्यान है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, ऐसा कर देते हो ना। ठीक है ना, तो उसमें सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान को क्लिक करना। वनस्पति उद्यान किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, बाह्य स्थान पद्धति का हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो जैव विविधता के संरक्षण हेतु, जैव विविधता के संरक्षण हेतु किसी प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से
दूर स्थानांतरित करके अन्य जगह पर संरक्षण करने को बाह्य स्थान पद्धति कहा जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक, बीज बैंक। जीन बैंक तो किसके काम आता है? किसके काम आता है? मतलब पेड़ पौधों के भी काम आ सकता है, जीन पेड़ पौधों का भी हो सकता है और जानवरों का भी हो सकता है, लेकिन बीज बैंक किसके काम आएगा? है? हाँ, वो बीज बैंक है। मतलब कोई प्रजाति अगर नष्ट हो रही है तो उस प्रजाति के बीजों को, ठीक है, उनके जीनों को अगर आप संरक्षण प्रोवाइड कराते हो तो वो बैंक कहलाते हैं, ये जीन बैंक हो या बीज बैंक। ठीक है ना? समझा? इसको समझा? जल्दी समझा? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो। ये लिख लिया क्या? हाँ हाँ, रुक रहा हूं। कहाँ पे? यहाँ? ये जीन है, ये बीज है। बीज, बीन नहीं है, बीज है भैया। अब कोई एसबीआई को मत करके आ जाना, स्टेट बैंक करे आओ कहीं आप। ठीक है ना? ये क्या है? जीन बैंक और बीज बैंक है। आगे चले। जैव विविधता को खतरा। जैव विविधता को खतरा। इधर देखो, जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ ले कि जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा किसे माना जाता है, खतरों की लिस्ट दे दी आपको कि ये खतरे हैं, उनमें से सबसे बड़ा जो खतरा माना जाता है वो माना जाता है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। किसी भी प्रजाति के प्राकृतिक आवास का नष्ट होना ही क्या कहलाता है? मतलब सबसे बड़ा खतरा है, किसके ऊपर है? जैव विविधता के ऊपर है। ठीक है, मतलब जितने भी अपन खतरे लिखेंगे उसमें से सबसे बड़ा खतरा आप क्या मानोगे? प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। तो लिखो, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं यहां पे लिख देता हूं, सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है ना? प्राकृतिक आवास का नष्ट होना क्या है? जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और क्या क्या खतरे हो सकते हैं? ठीक है, और हो सकता है बाह्य प्रजाति के जीवों का आक्रमण। आक्रमण का मतलब ये थोड़ी है कि
हमला बोल दो तलवार वलवार लेकर के। आक्रमण का मतलब इसके अंदर ये भी हो सकता है कि जैसे पेड़ पौधे हैं, बाह्य प्रजाति के पेड़ पौधे हैं, विदेशी प्रजाति के जो ऐसे उग जाते हैं, ठीक है, तो वो आक्रमण कैसे करेंगे हैं? वो आक्रमण ज्यादा मात्रा में खुद पैदा होकर के करेंगे, ये भी आक्रमण ही हो गया। सामने वाले का प्राकृतिक आवास आपने नष्ट कर दिया। ठीक है, तीसरा ग्लोबल वार्मिंग। तीसरा खतरा क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, जलवायुवीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं अपन को। जलवायुवीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो आपके समुद्रों का जल स्तर है वो इंक्रीज हो जाता है। समुद्रों का जल स्तर इंक्रीज होने की वजह से जो तटीय क्षेत्र होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। जब जलमग्न हो गए तो उनका प्राकृतिक आवास नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो हर किसी चीज के अंदर मेन चीज क्या है, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। इसीलिए अपन ने सबसे बड़ा खतरा क्या मान करके चला है, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। आवाज क्यों कर रहे हो भाई, आवाज क्यों कर रहे हो? इधर देखो। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, जलवायुवीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जलवायुवीय परिवर्तनों से क्या होता है, किसी जगह पे जहां पे ज्यादा बरसात होती थी वहां पे अब सूखा पड़ने लग गया, या जिस जगह पे सूखा पड़ता था वहां पे ज्यादा बरसात होने लग गई। अपन ने देखा था कि जो रेगिस्तान का पारिस्थितिकी तंत्र है वहां की जैव विविधता वो अलग है। वहां पे तुम बाढ़ ले आओगे तो वहां पे जैव विविधता को संकट आएगा कि नहीं आएगा? या जिस जगह पे ज्यादा मात्रा में बरसात होती है या ज्यादा मतलब दलदली क्षेत्र यदि हो जाता है, आर्द्र नम भूमि क्षेत्र जिनको अपन बोलते हैं, वहां पे आप लोगों ने क्या करवा दिया, बरसात पड़वाई नहीं, सूखा पड़ने लग गया। वहां पे जब सूखा पड़ने लग गया तो वहां के जो जैव विविधता है वो नष्ट होगी कि नहीं होगी? रीजन कुल मिलाकर के निकलेगा क्या, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। यही हुआ, उनका जो वातावरण का जो अनुकूल स्थितियां थी वो आप लोगों ने चेंज कर दी है। तो ये भी क्या है, जैव विविधता के लिए संकट है। क्लियर है? इसके अलावा औद्योगिकीकरण, इसके अलावा क्या है, औद्योगिकीकरण। ये क्या है आपका, औद्योगिकरण से क्या होता है, बड़ी मात्रा के अंदर प्रदूषण भी फैलता है। इसके अलावा वनों की कटाई आप करते हो। ठीक है, नगरीकरण, औद्योगिकरण के अलावा आप शहरीकरण भी लिख सकते हो। हाँ, चाहे से अलग लिख सकते हो चाहे इसी के साथ में लिख सकते हो, चीज एक ही है। ठीक है, औद्योगिकरण के अंदर तो फैक्ट्रियां ज्यादा लगेगी, शहरीकरण के अंदर क्या होता है, वो भी बसावटी है तो वहां पे भी एक प्रकार से फैक्ट्रियां लगने वाली सिस्टम हो रहा है पूरा पूरा। शहरीकरण के अंदर ही औद्योगिकरण आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, जैव विविधता के लिए खतरे वाली कंडीशन आती है। समझ में आया? आगे चलो, ये लिख लिया गया। देखो, यहीं पे आप लोग ये लिख सकते हो IUCN। IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन इधर देखो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, फॉर ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का संरक्षण की अपन बात कर रहे हैं। उसके लिए जो एक समिति का निर्माण किया गया वो IUCN होता है। ठीक है ना, तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल नेशनल यूनियन फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हाँ, हिंदी में लिख देता हूँ ले, दोनों में लिखा दूंगा। उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हिंदी में।
अरे तो अंतरराष्ट्रीय, सॉरी, प्रकृति संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है। ठीक है, इसका मुख्यालय की अपन बात करते हैं तो ये कहां पड़ता है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, IUCN का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्लैंड या स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। और ये क्या जारी करता है? रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक जारी करता है। क्या करता है? रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक के अंदर क्या होता है? जैव विविधता की अपन बात कर रहे हैं तो उसके अंदर से ये उन चीजों के बारे में बताता है कौन सी प्रजातियां तो विलुप्त हो चुकी है, कौन सी विलुप्त होने के कगार पे है, कौन सी का नंबर आने वाला है और कौन सी ठीक ठाक कंडीशन के अंदर है। ठीक है ना? जैसे कि ये इनकी अगर बात समय वर्डिंग अपन बात करें तो 4 वर्ड आते हैं इधर देखो। एक होता है विलुप्त, एक होता है संकटग्रस्त, एक होता है संकटापन्न, संकटापन्न, और एक होता है दुर्लभ। ठीक है, विलुप्त का मतलब तो क्या होता है? ऐसी प्रजातियां जो 50 वर्षों से किसी वन्य क्षेत्र के अंदर नहीं देखी गई है, वो तो क्या हो गई? विलुप्त। संकटग्रस्त की क्या मतलब क्या होता है? ऐसी प्रजातियां जो बहुत कम मात्रा के अंदर है और अभी भी अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो वो निकलने वाले हैं, मतलब विलुप्त होने वाले हैं। वो हो गया संकटग्रस्त। संकटापन्न का मतलब क्या होता है? कि जो अभी तक तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक अवस्था में है लेकिन वो संकटग्रस्त होने की कंडीशन में जा रहे हैं। और दुर्लभ का मतलब क्या होता है? कि संभाल लो इनको, ये अभी ठीक ठाक अवस्था में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इनका भी संरक्षण जरूरी है। ठीक है ना? तो ये 4 चीज आती है: विलुप्त, संकटग्रस्त, संकटापन्न और दुर्लभ। क्या हुआ? कौन सी प्रजाति खतरे में है? वर्तमान में बाघ खतरे में है, इसलिए टाइगर रिजर्व अपन लेकर के आए हैं, लाए ना। और जो विलुप्त की अपन बात कर रहे हैं तो अरे सुन लो भाई, अपन ने बात करी थी मॉरिशस के अंदर डोडो, देखा था, गायब हो गया ना, विलुप्त हो गया, अपने जंगल क्षेत्र में नहीं है ना। तो ऐसे कुछ कुछ होते हैं, और भी होते हैं, जैसे कि एक लाल सर वाली बतख होती है, ठीक है, एक काला गेंडा होता है, ये सब के सब है ना अभी है, मतलब संकटग्रस्त में है। ठीक है ना? हाँ, गोडावन पक्षी जो है वो सब संकटग्रस्त पक्षियों में आता है, जो विलुप्त होने की कंडीशन पे आने वाले हैं। इसके अलावा एक कछुआ, समुद्री कछुआ जो होता है वो भी आता है। इसके अलावा कुएल नाम का एक जीव होता है, वो भी आता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है ना? चीता जो है अपने भारत के लिए विलुप्त था। चीता भारत के लिए विलुप्त था। क्यों था विलुप्त? क्योंकि 1951-52 के बाद में भारत के अंदर चीता नहीं देखा गया था। ठीक है ना? उसके बाद में अभी नाइजीरिया से मोदी जी लेके आए, उसके 4 छोरी होगा, एक तो ब्यागी, 4 छोरी होगा आगे, अभी ताजा ताजा। मर गया क्या एक? अच्छा, हो सकता है मर गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, बीमार होता है। ठीक है ना? समझ में आया क्या? इधर देखो अब आगे,
अरे आवाज क्यों कर रहे हो भाई? आवाज आवाज मत करो। इसमें लिखना है क्या? नहीं लिखना ना। नाम लिख करके छोड़ दो। ये सीरीज क्रम रहेगा, उससे भी याद हो जाएगा आपको, है ना? कि भाई विलुप्त का सबसे ऊपर नंबर आता है, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है, फिर उसके बाद ये है। हाँ, इसके माया अगर लिखना है तो 50 वर्षों से वन्य क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है। ये बहुत कम मात्रा में है और विलुप्त होने के कगार पे है। ठीक है ना? हाँ भैया, लिखो जल्दी फटाफट। ठीक। चलो इसके बाद एक टॉपिक और है अपना, छोटा सा है। नहीं नहीं, रामसर सम्मेलन, रामसर स्थल, रामसर साइट इंग्लिश में बोलते हैं, है ना? इधर देखो, रामसर स्थल या रामसर साइट। रामसर साइट के बारे में अपन को देखना है, रामसर साइट क्या होती है उसको समझना है। रामसर साइट, पहली बात तो एक रामसर जो वर्ड मिला है इसके अंदर, रामसर साइट के अंदर, ये रामसर ही क्यों है, इसके बारे में पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रामसर इसलिए है क्योंकि ईरान के अंदर एक शहर पड़ता है रामसर नाम का। ईरान में एक शहर है जिसका नाम क्या है? रामसर है। उस जगह पे पहली बार मीटिंग हुई, उस जगह पे पहली बार मीटिंग होती है, और मीटिंग हो करके एक फैसला किया जाता है कि भैया अपन विश्व के अंदर रामसर साइट घोषित करेंगे। क्या करेंगे? रामसर साइट घोषित करेंगे। कि ठीक है भैया, कर देंगे रामसर साइट घोषित, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंडीशंस क्या होनी चाहिए अगर अपन रामसर साइट घोषित कर रहे हैं? तो रामसर साइट, पहली बात तो आर्द्र जल क्षेत्र जो होता है, आर्द्र नम भूमि वाला जो क्षेत्र होता है, आर्द्र नम भूमि वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको घोषित किया जाता है। जो आर्द्र नम भूमि वाले क्षेत्र जो होते हैं उनको घोषित किया जाता है। आर्द्र नम भूमि वाले क्षेत्र कौन से होते हैं? तो आर्द्र नम भूमि वाले क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो कि वर्ष भर, यानी कि एक वर्ष के अंदर कम से कम 8 महीने तक, कितना? 8 महीने तक वहां पे पानी होना चाहिए। 4 महीने सूख जा वाले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 महीने तो कैसा रहना चाहिए? पानी रहना चाहिए। तो ऐसे क्षेत्र को अपन क्या बोलेंगे? रामसर आर्द्र नम भूमि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्द्र नम भूमि बोलेंगे। हाँ, 8 महीने तक पानी रहना चाहिए उसके अंदर, और बहुत सारी मात्रा के अंदर जैव विविधता देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, जैव विविधता भी अपन को देखने को मिलनी चाहिए। तो ऐसे क्षेत्रों को अपन क्या बोलेंगे? आर्द्र नम भूमि क्षेत्र बोलेंगे। और आर्द्र नम भूमि क्षेत्र जो होते हैं, ठीक है, इनको घोषित करना होता है, तो इनको ही कहा जाता है बाद में रामसर साइट। रामसर साइट इन्हीं को कहा जाता है, जो आर्द्र नम भूमि क्षेत्र होते हैं ना, उन्हीं को कहा जाता है रामसर साइट। ये जो सम्मेलन हुआ था, ये कब होता है पहली बार? तो ये पहली बार होता है 2 फरवरी 1971 में होता है। कब होता है? 2 फरवरी 1971 में। कहाँ होगा? ईरान के कौन से शहर में हुआ? रामसर में। जो ये फैसला लागू हुआ वो होता है 21 दिसंबर 1975 के अंदर। कब होता है? 21 दिसंबर 1975 में। लिखा देता हूं, रामसर स्थल आर्द्र, मैं लिखा देता हूं, आर्द्र नम भूमि क्षेत्रों के संरक्षण हेतु, संरक्षण हेतु रामसर स्थल, रामसर स्थल घोषित किए जाते हैं। ठीक है, आर्द्र नम भूमि क्षेत्रों के संरक्षण हेतु क्या किया जाता है? रामसर स्थल घोषित किए जाते हैं। इसका जो सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में। कहाँ होता है? ईरान के रामसर, देखो
ये कहते हैं राम काल्पनिक है। ईरान के अंदर भी रामसर वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो 2 फरवरी 1971 को ये सम्मेलन होता है, ठीक है। ये जो कन्वेंशन लागू होता है रामसर क्षेत्र बनाने वाला, ये लागू कब होता है? 21 दिसंबर 1975। 21 दिसंबर 1975 में लागू होता है। भारत इसमें कब सम्मिलित हुआ? भारत ने 1 फरवरी, कब? 1 फरवरी 1982। कब? 1982 भारत इसमें 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ अधिकृत रूप से, ठीक है ना, मतलब साइन कर करके। इधर देखो, भारत में कुल 75, कितने? 75 रामसर स्थल हैं। कितने हैं? 75 रामसर स्थल है। सभी को पढ़ना जरूरी नहीं है, पहला कौन सा बना था वो पढ़ सकते हो। पहला जो रामसर स्थल बना था वो बना था चिल्का झील। चिल्का झील 1981 में। कब बना? 1981 के अंदर। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर भारत तो इसमें 1982 में सम्मिलित हुआ, तो ये 1981 में कैसे बन गया? ठीक है, अभी रुको। ये तो पहला था, इसी के साथ दूसरा भी याद रख सकते हो। दूसरा बना केवलादेव, अपने राजस्थान का है ना, केवलादेव घना पक्षी विहार, ठीक है ना। केवलादेव जो है ये भी 1981 में, दोनों साथ साथ में थोड़े बहुत दिन के फैसले से बनते हैं, ठीक है। पहले चिल्का झील घोषित होता है, फिर केवलादेव घोषित होता है। इधर सुनो, 1981 में ये बने थे, रामसर साइट घोषित कर दिए गए थे। भारत इसमें ऑफिशियली 1982 में शामिल हुआ। मतलब जो भारत ने, देखो बातचीत चलती रहती है, भारत एग्री हो गया था कि भाई हम इसमें शामिल होंगे, साइन नहीं हो पाए। तो जैसे ही भारत ने कहा कि हम इसमें शामिल होंगे, उन्होंने भारत के 2 चीजों को क्या कर दिया? रामसर साइट घोषित कर दिया, ठीक है। बाद में 1 फरवरी 1982 को ही क्या हो गया? ये भारत तो इसमें अधिकृत रूप से, मतलब साइन करके सम्मिलित हो गया है। हाँ, भारत में कुछ अभी टोटल 75 हो गए हैं। इनमें से जैसे कि और बता देता हूं, देखो सबसे बड़ा तो कौन सा है? सबसे बड़ा लिख लो, सबसे बड़ा है सुंदरवन, ठीक है। कहाँ पे पता है आपको? पता है ना कहाँ पे है सारे? आप साइड में लिख सकते हो। चिल्का झील तो कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। केवला देव कहाँ पे है? राजस्थान में, हाँ भरतपुर राजस्थान में। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में है, पश्चिमी बंगाल में। और सबसे छोटा की अगर अपन बात करें, रेणुका, ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। सबसे ज्यादा यदि कौन से पूछ ले कि किस राज्य के अंदर है, सबसे ज्यादा किस राज्य में, थोड़ा सा एक बार रुक जाओ, मैं आगे लिखा देता हूं। सबसे ज्यादा 14 है तमिलनाडु के अंदर। इसके बाद आते हैं 10 उत्तर प्रदेश में। पहले आगे था बेटा उत्तर प्रदेश, अभी जो नए घोषित हुए थे उसमें तमिलनाडु के बने थे, इस वजह से तमिलनाडु में अब ज्यादा हो गए हैं। पहले उत्तर प्रदेश आगे हुआ करता था, अभी तमिलनाडु आगे है, ठीक है ना। और इसमें जो तमिलनाडु के अंदर जो बने हैं वो भी अगर आप लोगों को लिखना है तो मैं लिखवा देता हूँ। हम्म,
हाँ लेटेस्ट ही बता रहा हूँ बेटा, एक सेकंड तसल्ली तो खा। अब ये करंट का टॉपिक है, देखो याद मेरे को है नहीं, मैं लिखवा देता हूँ पर, नहीं अभी लिखवा दूंगा, मेरे नोट्स किताब में अपन को लिखवा देंगे। देखो अभी 5 बने हैं नए, जिनमें से 3 तमिलनाडु में बने हैं, एक मिजोरम का है, एक मध्य प्रदेश का है। ठीक है, जिनका नाम लिखवाऊं मैं। एक का नाम है करिकिली, तमिलनाडु में जो बने हैं, एक का नाम है करिकिली, एक का है पल्लीकरनई, एक का है पिचवरम। ठीक है, मिजोरम का है पाला और मध्य प्रदेश का है सांख्य सागर। सांख्य सागर लिखवाना है क्या? ठीक है, वैसे जरूरी नहीं है इतना, आपको याद भी नहीं रहेगा, फिर भी अगर लिखना है तो मैं लिखवा देता हूं। अभी हाल ही में, अभी हाल ही में 5, ये 75 तभी इन 5 को जोड़ के हैं ना। ठीक है, हाँ अभी हाल ही में 5 नए हॉट स्पॉट, सॉरी हाँ हाँ राम सर, 5 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। ठीक है ना, ये 75 5 को जोड़ करके हुए हैं, ये बात थोड़ा सा याद रखना ना। तमिलनाडु के हैं 3, तमिलनाडु के कितने हैं? 3। एक का नाम है पिचवरम, एक पल्लीकरनई, पल्लीकरनई, पिचवरम, पल्लीकरनई, और एक और कौन सा रह गया? करिकीली, करिकीली। ठीक है, एक मध्य प्रदेश का है सांख्य सागर, सांख्य सागर, एक मिजोरम का है, मिजोरम का कौन सा है? पाला। ठीक है, कितनी क्लास हो गए? मैंने बताया था 15 से 17 टोटल क्लासेस लगती हैं। क्या हुआ, पीछे करूं? हाँ लो भाई, अरे 11:06 हो गया, क्लास भी है क्या इसके बाद? नहीं है, चलो बढ़िया है।